महीने का जो गोचर है उसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं और अगर आपका मेष लगन बनता हो तो ये आपके लिए ही वीडियो रहेगा। यहाँ पे आप चार्ट देख पा रहे हैं अपना, ये कुछ इस तरीके से आपकी गोचरीय स्थितियाँ दिखेंगी जब भी आप गोचर को अप्लाई करेंगे अपने लगन कुंडली में। यहाँ पे हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले देखेंगे गोचरीय स्थितियों को कि अक्टूबर के दौरान जो गोचर में स्थिति बन रही है ग्रहों की, वो किस प्रकार से रहने वाली। उसके बाद देखेंगे कि वास्तव में ये जो आपको ग्रहों की जो पोजीशन नज़र आ रही है चार्ट में, इसका क्या-क्या प्रभाव आपके ऊपर रह सकता है। हाँ, गोचरीय स्थितियों में जाएँ तो सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे, जहाँ पर सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएँगे। बुध का गोचर देखेंगे तो 3 अक्टूबर से ये तुला राशि में आ जाएँगे और 24 अक्टूबर से फिर ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएँगे। शुक्र का गोचर रहेगा कन्या राशि में, जहाँ वो 9 अक्टूबर से कन्या में प्रवेश करेंगे। मंगल तुला राशि में रहेंगे और लगभग मंथ एंड में 27 अक्टूबर से फिर अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएँगे। बृहस्पति अब क्योंकि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये 18 अक्टूबर से इनका कर्क राशि में प्रवेश होगा। शनि अभी भी इनमें वक्री हैं और लगभग 28 नवंबर तक इनका वक्री काल चलता रहेगा। चंद्रमा 1 अक्टूबर को आपको मकर राशि में देखने को मिलेंगे, वहीं राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे और केतु सिंह राशि में, जो कि इनका ऑलरेडी अभी पहले से गोचर चलता आ रहा है। अब हम देखेंगे वास्तव में ये जो गोचरीय स्थितियां हैं वो कैसा प्रभाव आपके लिए ला सकती हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे लग्नेश से। लग्नेश आपके मंगल बनते हैं और मंगल आपके चार्ट में अष्टम के भी स्वामी है, तो मंगल का गोचर हो रहा है आपके सप्तम में, जहां पर वो बुध के साथ भी युति में रहने वाले हैं। अब बुध यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो बुध आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, यानी तृतीय और छठे घर के स्वामी यहाँ पर हैं बुध। और मंगल यहाँ पे लग्नेश होकर और अष्टमेश होकर आ रहे, तो यहाँ मंगल का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशानी वाला रहेगा। ऐसे में आपका पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर सकता है, विवाद कर सकता है, क्योंकि उसकी नज़र में आप एक परफेक्ट इंसान नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा एग्रेशन देता है, कुछ भी करने की बहुत ज़्यादा चाहत देता है। अब ये मंगल वास्तव में आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ पर अब अगर आपका शुक्र बैठा हो सप्तम भाव में, या अगर आपके राहु या केतु जैसा ग्रह सप्तम भाव में आपके जन्म के समय का बैठा हो, तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। मंगल क्योंकि यहाँ अष्टमेश भी है, अष्टमेश होने की वजह से यहाँ पर आपकी जो पार्टनर की फैमिली है उसका भी इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में सामने आ सकता है। पार्टनर की हेल्थ के लिए भी ये कभी कभी उतना अच्छा नहीं साबित होता। तो यहाँ पे जनरली अगर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव है आपके सप्तम भाव पे जन्म के समय से, या मान लीजिए मंगल का ही प्रभाव हो, राहु केतु का प्रभाव हो, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब इंडिविजुअली अगर इसका विचार किया जाए, क्योंकि अब मंगल आपके लिए लग्नेश होकर सप्तम में आ रहे हैं, तो ये आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और अगर बिजनेस में पार्टनरशिप वगैरह के लिए विचार कर रहे हैं, तो आप पार्टनरशिप के लिए विचार ना करें, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब इस प्रकार का जो मंगल है वो दूसरों के माइंड में कहीं ना कहीं आपकी अच्छी इमेज बनाएगा, क्योंकि सप्तम भाव है वो वास्तव में पब्लिक आपको कैसे जज करती है या कैसे मानती है, इसका है। ऐसे में मंगल का यहाँ आना आपको अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज़ देगा। लोगों के साथ आप अच्छे से रूबरू हो पाएँगे और लोगों के साथ आपका जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है, उसका असर भी दूसरों पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। मंगल यहाँ से दृष्टि डालेंगे सबसे पहले आपके 10th हाउस पे, जहाँ पर वो आपको कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर ये अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये करियर वाइज़ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मान-सम्मान के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप कितना ज़्यादा धैर्य रख पाते हैं, कितना ज़्यादा अच्छा व्यवहार दूसरों के सामने दिखा पाते हैं। मंगल का दृष्टि लगन पर ही रहेगा, तो लगन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव स्थिति रहेगी। हालाँकि पार्टनर के साथ आपको इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मंगल यहाँ दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा-सा आप में एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। आप हो सकता है बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं गुस्सैल हो जाएँ, या आप में धैर्य की कमी आ जाए किसी भी काम को करने के लिए। मंगल का प्रभाव वाणी स्थान पर ज़रूर रहेगा, तो वाणी स्थान पर प्रभाव होने की वजह से अपनी फैमिली के साथ डिस्प्यूट होना, या जब भी आप कोई बात बोलते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन में बोल रहे हैं। तो ये मंगल का गोचर आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा करियर वाइज़। उसके बाद मंगल यहाँ अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 27 अक्टूबर से वो जा रहे हैं आपके अष्टम में। अष्टम में मंगल का जाना आपके लिए अष्टम भाव के थ्रू काफ़ी ज़्यादा गेन लाएगा। यहाँ पर क्योंकि अब मंगल का दृष्टि पड़ेगा 11th हाउस पर और आपके 2nd हाउस और 3rd हाउस पर। तो अष्टम का जो मंगल रहेगा वो आपके इन-लॉज़ के साथ रिलेशनशिप को लेकर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये आपके लिए आर्थिक रूप से कुछ फ़ायदे ला सकता है।
माता-पिता से कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव है, अगर केतु बैठे हैं आपके अष्टम में या राहु बैठे, तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो कि आपकी मैरिड लाइफ़ और आपके रिलेशनशिप को लेकर होंगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो अष्टम का मंगल होगा, वो आपसे काफ़ी हार्ड वर्क करवाएगा, क्योंकि मंगल का दृष्टि सेकंड हाउस पर तो है ही, वास्तव में थर्ड हाउस पर भी इनकी दृष्टि है। तो हार्ड वर्क करने में ईज़ी रहेगा, और साथ में आप किसी भी प्रकार का कोई भी काम जो अष्टम भाव से संबंधित अगर आप कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी धैर्य रखना होगा। अब ऐसा मंगल कभी-कभी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट करवा सकता है, भले ही अपने घर में है और अपने घर को हमेशा मंगल प्रोटेक्ट करता है। लेकिन दूसरे ग्रहों के प्रभाव की वजह से ऐसा हो सकता है, जैसे अगर यहाँ सूर्य का प्रभाव है, जैसे अगर यहाँ राहु या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तब इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र दूसरे घर के स्वामी और सातवें घर के स्वामी होकर नीच की स्थिति में आ रहे हैं आपके छठे घर में। छठे घर में शुक्र का आना ये दिखाता है कि कहीं न कहीं जो भी वर्क प्लेस है आपका, जहाँ भी आप ऑफ़िस वग़ैरह में काम कर रहे हैं, कहीं भी आप अपनी ड्यूटी वग़ैरह कर रहे हैं रोज़-रोज़ के लिए, तो ऐसे में वहाँ पर स्त्रियों से आपको कुछ परेशानी आ सकती है, आपको कुछ बहुत बड़े खर्चे करने पड़ सकते हैं, इवन लोन वग़ैरह तक लेना पड़ सकता है। शुक्र यहाँ नीच की स्थिति में है, तो ये मैरिड लाइफ़ के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पार्टनर का जो व्यवहार होगा, वो भी आपके साथ अच्छा नहीं होगा कहीं न कहीं। या पार्टनर आपके सामने कुछ बहुत स्पेशल डिमांड रख सकता है। शुक्र यहाँ पर क्योंकि अब वो दूसरे घर के स्वामी होकर भी आ रहे हैं, ऐसे में आपका बचाया हुआ पैसा, बचाई हुई प्रॉपर्टी या धन या जो भी आपके पास अपनी एसेट है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। कहीं न कहीं ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपके खर्चे एकदम से बढ़ जाएँ। शुक्र का यहाँ प्रभाव रहेगा 12वें घर पे भी, तो ये रिलेशनशिप वाइज़ उतना अच्छा नहीं है। साथ में ये पार्टनर के साथ भी कुछ इश्यूज़ लाएगा। तो शुक्र का गोचर यहाँ पर क्योंकि 9 अक्टूबर से वो कन्या में आ रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ अलर्ट रहना होगा। भले ही शुक्र सूर्य के साथ भी रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको विशेष तौर पे स्त्रियों के साथ अपने बिहेवियर को देखना होगा। शुक्र के बाद अब हम देखेंगे बुध को। बुध तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी होकर सप्तम में गोचर करेंगे। सप्तम में 3 अक्टूबर से ये आ जाएँगे और 24 अक्टूबर से फिर ये वृश्चिक में भी प्रवेश करेंगे। लेकिन मेनली इनका ज़्यादातर जो मंथ में प्रभाव है वो सप्तम में ही रहेगा। अब देखिए बुध वाणी का ग्रह है, वाणी का ग्रह है, तो ये आप अगर कोई इंडिविजुअली बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। पार्टनरशिप वाइज़ ये मंथ में उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला मंगल के यहाँ होने की वजह से। साथ में बुध क्योंकि तृतीयेश होकर और छठे घर के स्वामी होकर आ रहे हैं, तो यहाँ मंगल बुध का जो युति बनेगा वो आपकी मैरिड लाइफ़ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरों के साथ आपका व्यवहार, अन्य लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर है उसको लेकर, या आप कोई भी कम्युनिकेटिव काम कर रहे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अलर्ट है अपने काम को लेकर, या आप सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो काफ़ी बेटर कर सकते हैं। बुध यहाँ आ रहे हैं तो बिजनेस को लेकर कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं। इस समय आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बस आपको पार्टनरशिप यहाँ सूट नहीं करेगी। इंडिविजुअली आप कितना भी मेहनत कर सकते हैं। मंगल के साथ बुध का युति का होना आपको डिसीजन लेने में काफ़ी फास्ट बनाएगा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा देगा, वाणी का प्रभाव बहुत स्ट्रॉन्ग देगा। बुध का दृष्टि लगन पर रहेगा, जिससे बुध आपके टैलेंट को निखारने का काम करेंगे। बुध उसके बाद अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम में बुध के जाने के बाद आपको कुछ अचानक से धन या संपत्ति के मामले में गेन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपकी वाणी पर बुध का प्रभाव काफ़ी अच्छा रहेगा, और दूसरे पाप ऋण का दृष्टि होने से आपके आर्थिक मामलों में भी बुध का सपोर्ट रहेगा। उसके बाद हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है, और चंद्रमा का गोचर होगा स्टार्टिंग में 10th हाउस में। तो ये करियर को लेकर चिंता बढ़ाएगा। देखिए चंद्रमा वैसे तो बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाते हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न जो साइन है उसमें चंद्रमा हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यहाँ पर अब क्योंकि 10th लॉर्ड जो है अब आपके यानी चंद्रमा के डिस्पोजिटर वो 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं इस मंथ में, और वक्री कंडीशन में है। इसलिए कोई भी प्रकार का व्यवधान आपके कार्य क्षेत्र में आ रहा है, कोई भी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो थोड़ा-सा हार्ड वर्क आपको करना पड़ सकता है। चंद्रमा उसके बाद प्रवेश करेंगे 11th में, जहाँ पर थोड़ा-सा आपका मन स्पेकुलेटिव हो जाएगा या थोड़ा-सा लालची हो जाएगा। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। चंद्रमा यहाँ होने से आप अक्सर कुछ-कुछ मामलों में ऐसी स्थिति में रहेंगे जहाँ पर आप निर्णय नहीं ले पा रहे, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न का शिकार हो रहे हैं, या अगर आपको धन या पैसा चाहिए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। कहीं न कहीं जो सैटिस्फैक्शन लेवल है वो बहुत हाई रहेगा। चंद्रमा उसके बाद प्रवेश करेंगे 12th में, जहाँ पर वो शनि के साथ युति करेंगे, लेकिन शनि खुद अभी वक्री चल रहे हैं, तो उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव है आपके 12th हाउस में, तो ज़रूर देखिएगा। ऐसी स्थिति में आप विदेश जाने के लिए, विदेश सेटलमेंट के लिए कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं।
चंद्रमा फिर आपके लगन में आएँगे, ये स्थिति लगभग 10 तारीख के आस-पास हो सकती है। ऐसी स्थिति में खुद को लेकर आप थोड़े ज़्यादा चिंतित रहेंगे, घर-परिवार का कोई भी काम होगा तो उसके प्रति काफ़ी अलर्ट रहेंगे और ये क्रिएटिव थिंकिंग देगा चंद्रमा लगन में आने के बाद। तो यहाँ पर क्योंकि अब मंगल का प्रभाव है, तो ऐसे में अपने एग्रेशन को आपको रोकना होगा, अपने आप को काफ़ी संयमित रखना होगा। उसके बाद हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य पंचमेश होकर अभी गोचर कर रहे हैं आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में 17 अक्टूबर तक इनका गोचर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को ये सूर्य दूर करने का काम करेंगे। जैसे कि आपका रूटीन वगैरह अच्छा नहीं है, आप प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, आपको बॉस या अपने कलीग्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा, उन मामलों में सूर्य की सहायता आपको मिलेगी। सूर्य यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन फाइट करना है या कोई भी ऐसी समस्या है आपकी लाइफ में जो बहुत लंबे समय से चल रही है, तो सूर्य आपका पूरा सहयोग कर सकते हैं। सूर्य का दृष्टि 12th हाउस पे रहेगा, लेकिन यहाँ शनि का गोचर है ऑलरेडी, बट शनि अभी वक्री है, तो सूर्य का ही प्रभाव यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। इसलिए आपके 12वें घर से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जिनमें अभी तक डिले हुआ, वहाँ भी आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जिससे वो काम आगे बढ़े। सूर्य यहाँ पे क्योंकि अब वो पंचमेश होके आ रहे हैं 6th में, तो पंचम भाव के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। फिर सूर्य का यहाँ से राशि परिवर्तन होगा और 17 अक्टूबर के बाद वो आ रहे हैं तुला में। तुला में सूर्य का आना उतना अच्छा साबित नहीं होगा, यहाँ पर ये नीच की स्थिति में भी होंगे और मंगल भी यहाँ होंगे। तो कुछ हद तक ये पार्टनर के साथ विवाद बढ़ा सकता है, लड़ाई झगड़े बढ़ा सकता है, लेकिन आपके पर्सनल नेम फेम के लिए, आपके पर्सनली लोगों से कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। कुछ अच्छे लीडरशिप के गुण भी आपको सूर्य के यहाँ आने से और भी मिलेंगे। मंगल का प्रभाव भी यहाँ पर फिर बढ़ जाएगा। तो ऐसे में इंडिविजुअली आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएँगे, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर पाएँगे और एक अच्छा फीलिंग आपको आएगा। बट ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति के बारे में अब बात करते हैं। बृहस्पति नवम घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी हैं। फिलहाल बृहस्पति का गोचर चल रहा है 3rd हाउस में। 3rd हाउस में गोचर है इनका, लेकिन ये अब आपके 4th हाउस में आने वाले हैं। तो 18 अक्टूबर तक इनका गोचर 3rd में ही रहेगा। 18 अक्टूबर तक अगर आपको कुछ बहुत नया सीखना है, स्टडी वगैरह के लिए कुछ प्लानिंग करना है, लंबी दूरी की यात्रा करना है, आपको किसी भी पर्टिकुलर विषय में बहुत ज़्यादा रुचि है जिसमें आप कुछ राइटिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो गुरु का आपको सपोर्ट रहेगा। गुरु यहाँ से फिर सप्तम को प्रभावित कर रहे हैं, तो कुछ हद तक ये आपकी मैरिड लाइफ को बैलेंस करने का काम करेंगे, लेकिन एनर्जी इतना ज़्यादा है आपके सप्तम भाव में इस मंथ में, जिसका आपको नुकसान होगा ही होगा। तो यहाँ पे फिर गुरु आपको हेल्प कर रहे हैं हायर स्टडीज़ में, लॉन्ग डिस्टेंस टूर में, और आपको काफ़ी आध्यात्मिक बना सकते हैं। नवम भाव में बैठे हुए ग्रह का जो प्रभाव है वो भी यहाँ बृहस्पति पर रहेगा, तो उस ग्रह को जरूर देखिए। कोई भी ग्रह यहाँ आपके नवम भाव में आपके जन्म के समय का हो सकता है। बृहस्पति का प्रभाव आपके 11th हाउस पर रहेगा, जहाँ पर वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, और राहु पर इनका प्रभाव रहेगा, तो आपके लिए इनकम के कुछ नए आइडियाज़ या कुछ नए रास्ते खुलेंगे। गुरु का अगर देखा जाए तो उसके बाद ट्रांजिट चेंज हो रहा है इस मंथ में कुछ समय के लिए, और वो 4th में आ रहे हैं। 4th में ये उच्च की स्थिति में होंगे, जो कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। साथ साथ में घर परिवार से जुड़े हुए कार्यों को आप आसानी से निपटा सकेंगे। अगर परिवार के साथ कहीं भ्रमण के लिए आपको जाना हो तो आप जा सकते हैं। अब जिन लोगों का अभी फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है लंबे समय से, जो अभी पीआर वगैरह के लिए काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और आपका घर में कोई ना कोई बहुत बड़ा आयोजन, कोई ना कोई बहुत बड़ा फंक्शन जो आध्यात्म को लेके हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी को लेके हो सकता है, या कहीं ना कहीं जो आपके पूजा पाठ वगैरह है, कोई भी प्रकार का आप घर में अनुष्ठान वगैरह कर सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, तो इसकी संभावना पूरी पूरी बनेगी। 4th हाउस में गुरु का आना ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जिनका ऑलरेडी गुरु का जो प्रभाव है 4th हाउस पर है। ऐसे में घरेलू कार्यों में आपको किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी, और आप अपने पूर्ण रूप से जो बुद्धिमत्ता है, विवेक है, उसका पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, शनि के बारे में बात करते हैं। शनि 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड होकर 12th में अभी गोचर कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये वक्री स्थिति में है और लगभग 28 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं। तो आपके 10th हाउस और 11th हाउस से जुड़े कार्यों में डिले नहीं होगा। शनि के वक्री होने से आपके लिए 12वें घर से जुड़े हुए जो कार्य हैं, उनमें भी थोड़ी आसानी रहेगी। हालांकि फिर गुरु का दृष्टि पड़ जाएगा, तो गुरु का दृष्टि पड़ने से और भी काफ़ी तेज़ी से आपके काम आगे बढ़ने लगेंगे। तो ज़्यादातर केस में अब आपको 10th हाउस, 11th हाउस दोनों
के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कुछ अन्य ग्रहों से आपको सपोर्ट मिल जाएगा और लगभग अगर देखा जाए तो बृहस्पति से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। बृहस्पति 18 अक्टूबर से जब कर्क में प्रवेश करेंगे, तो करियर के लिए कोई बहुत बड़ा आप डिसीज़न ले सकते हैं। शनि का यहाँ जो ट्रांज़िट है वो आपको हेल्प करेगा कहीं न कहीं कुछ मामलों में, जैसे कि आपको आध्यात्मिक उन्नति में हेल्प करेगा, जैसे कि आपको करियर के लिए फ़ॉरेन के कुछ अच्छे कनेक्शंस देगा। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। अब राहु केतु के बारे में हम कोई भी चर्चा यहाँ नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार पहले चर्चा हो चुकी है। अब हम देखेंगे वास्तव में आपके लिए कौन-कौन से अच्छे दिन हैं और कौन-कौन से कुछ खराब दिन हैं इस मंथ में। सबसे पहले अगर अच्छे दिनों की बात की जाए तो मेष लगन वालों के लिए अक्टूबर में 10, 11, 14 से 17, 21, 22 और 26 और 27 ये दिन काफ़ी बेहतर है। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी समस्याएँ आ रही, रुकावटें आ रही, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं उन कार्यों को करने के लिए। उसके बाद देखेंगे कुछ ऐसे दिन जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चंद्रमा का गोचर जब आपके 6th हाउस में होगा तो 18 से 20 तक ऐसी स्थिति बनेगी। ये आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल समय होगा, किसी से विवाद या झगड़ा हो सकता है। किसी के साथ भी धन का, पैसे का लेन-देन करते हैं तो काफ़ी सावधानी बरतें। यहाँ पर आपके कुछ फालतू के खर्चे भी रहेंगे 18 से 20 तक। चंद्रमा का गोचर जब आपके अष्टम में होगा तो 23 से 25 तक ऐसी स्थिति बनेगी। ये आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल समय रहने वाला है। यहाँ पर किसी न किसी काम को लेकर आपको कोई न कोई समस्या बनी ही रहेगी, तो 23 से 25 तक आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12th में होगा 6 और 7 को ऐसी स्थिति बन जाएगी। ये दौरान आपको ये देखना होगा कि आपके खर्चे काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे और आपसे कुछ गलत फैसले हो सकते हैं। यहाँ पर अपनी सेहत का ध्यान भी आपको रखना होगा और जो लोग भी फॉरेन सेटलमेंट के लिए, विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए फिर भी थोड़ा-सा ये अच्छा साबित हो सकता है। 6 और 7 को अगर आप थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा-सा ध्यान या साधना वगैरह करें, तो ज़्यादा अच्छा फ़ील करेंगे। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन है। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।